बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं अभिलाष मिश्रा और आप देख रहे हैं आपकी बात मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में पंचायत और निकाय चुनाव अब ओबीसी आरक्षण के साथ ही होंगे। लंबे समय से चला रहा कुहासा खत्म हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने शिवराज सरकार की संशोधन याचिका के बाद यह फैसला दिया है, लेकिन बड़ी शर्त लागू रहेगी जिसमें आरक्षण 50% के पार ना हो। यानी ओबीसी को फिलहाल पहले की तरह 14% आरक्षण मिल पाएगा या फिर 27% आरक्षण का रास्ता साफ हो पाएगा, इसे लेकर के कुछ अभी गफलत है। सरकार आने वाले दिनों में इस पर स्थिति स्पष्ट करेगी। अब इस बात को लेकर कांग्रेस और बीजेपी एक बार फिर आमने सामने हैं, क्योंकि सवाल प्रदेश के सबसे बड़े वर्ग यानी वोट बैंक का है। ऐसे में ओबीसी वर्ग को क्या मिलेगा 27% पूरा आरक्षण, और 50% की सीमा के पालन करने में क्या किसी दूसरे वर्ग का आरक्षण होगा कम? सबसे बड़े यही सवाल हैं जिन पर आज होगी आपकी बात। और आज का दिन बीजेपी के लिए ऐतिहासिक रहा, क्योंकि जिस 27% आरक्षण के साथ पंचायत चुनाव में जाने का शिवराज सिंह चौहान ने संकल्प लिया था वो पूरा हुआ। जैसे ही यह फैसला आया वैसे ही देखिए आप मध्य प्रदेश में जश्न की तस्वीरें। बीजेपी दफ्तर में जश्न, सीएम शिवराज का स्वागत फूल मालाओं पटाखों से हुआ। आतिशबाजी की तस्वीरें बीजेपी दफ्तर के बाहर आपको दिखा रहे हैं। ढोल नगाड़े जमकर बजे और सीएम और मंत्री एक दूसरे को, वीडी शर्मा और बाकी मंत्री एक दूसरे को मुंह मीठा कराते भी नजर आए। तो कुल मिलाकर के बीजेपी के लिए आज बड़ा दिन था और बीजेपी ने इस दिन को बहुत अच्छे से जश्न के तौर पर मनाया भी। और साफ तौर पर एक लंबी कानूनी लड़ाई के बाद आखिरकार ये रास्ता साफ हुआ है। लेकिन कुछ सवाल अभी भी लोगों के मन में है, जिन पर क्या जवाब आता है सरकार का, विपक्ष के सवालों में कितना दम है, एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं, और सबसे बड़ी बात कि इस पूरे मामले को लेकर के ओबीसी समाज क्या सोचता है, इसको लेकर हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको सुनाते हैं वो 4 बयान जिसमें बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे पर आरोप भी लगा रही हैं और ओबीसी वर्ग का सबसे बड़ा हितैषी खुद को बता भी रही हैं। सुनिए सीएम शिवराज सिंह चौहान, कमलनाथ, वीडी शर्मा और अरुण यादव के बयान। ये कांग्रेस ही थी जिसके कारण चुनाव रुके और ओबीसी वर्ग का आरक्षण रुका। और इसलिए जब इन्होंने कहा था 27% आरक्षण, सिलसिलेवार अगर जाए तो इधर इन्होंने घोषणा की, उधर स्टे हो गया। और जब स्टे हुआ तो इनका एडवोकेट जनरल तक खड़ा नहीं हुआ। कमलनाथ जवाब देना पड़ेगा, बच नहीं सकते। तो हम ओबीसी के आरक्षण के साथ चुनाव के मैदान में जाएंगे। और जैसा हमारे अध्यक्ष जी ने कहा भी, संकल्प हमारा यही था कि न्याय हम देंगे, सबको न्याय। हमारी सरकार द्वारा 14% से बढ़ाकर 27% किए गए ओबीसी आरक्षण का पूरा लाभ ओबीसी वर्गों को अभी भी नहीं मिलेगा, क्योंकि निर्णय में ये उल्लेखित है कि आरक्षण 50% से अधिक नहीं होना चाहिए। हम ओबीसी वर्ग का भला करने की कोई उम्मीद शिवराज सरकार से नहीं थी। 50% लिमिट के साथ जो रिजर्वेशन ओबीसी को मिलना चाहिए, वो रिजर्वेशन को ओके करने का काम माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने किया है। जो ओबीसी को हटा करके चुनाव कराने की बात हो रही थी, आज ऐतिहासिक निर्णय मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की प्रतिबद्धता, उनका संकल्प, माननीय मुख्यमंत्री, हमारी सरकार का जो हुआ है, इसके लिए मैं सबको बहुत बधाई देता हूं। कैसे होगा बताइए, जब एसटी एससी का फिक्स है, संविधान में फिक्स है, 36% उनको मिल रहा है, तो बच्चा कितना है 14। 50% से ज्यादा आरक्षण दे नहीं सकते कि मैंडेट माननीय न्यायालय का है। तो फिर कैसे होगा ये हमको बताए फॉर्मूला, कौन सा फार्मूला सरकार अपनाएगी जिससे वो 27% हमको आरक्षण मिल जाएगा। और आइए आपको सुनाते हैं क्या कहना है लोकेंद्र गुर्जर का। ओबीसी एकता मंच के अध्यक्ष जो हैं वो क्या कह रहे हैं, जरा ये भी सुन लेते हैं। मध्य प्रदेश में ओबीसी के साथ अन्याय हुआ है, हमारी सीटें कम हुई हैं। हमें यदि ज्यादा नहीं दे सकते हो तो कम से कम हमको जो पहले रिजर्वेशन मिलता था उतना देना चाहिए। यदि ऐसा नहीं देंगे तो हम इसके खिलाफ आंदोलन करेंगे। और 21 मई को जो हमारा आंदोलन प्रस्तावित था वो यथावत है। 21 मई को हम पूरा मध्य प्रदेश बंद करेंगे और दुगनी ताकत के साथ बंद करेंगे।
तो आइए अब देखते हैं क्या है न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के आज के सवाल और फिर इस डिबेट को आगे बढ़ाते हैं। हमारे सवाल दिखाते हैं, सदन से सुप्रीम कोर्ट तक रण, क्या ओबीसी को अब भी मिल पाएगा 27% आरक्षण? कांग्रेस सवाल उठा रही है। शिवराज की सुप्रीम जीत, क्या कांग्रेस लेगी इससे सीख? ओबीसी महासभा को नहीं किसी पर भरोसा, पक्ष विपक्ष दोनों को कोसा। एमपी में 50% रिजर्वेशन की सीमा, कैसे पूरा होगा 27% ओबीसी आरक्षण का सपना? तो कोर्ट से आदेश जरूर आ गया है, लेकिन बहुत सारी पेचीदगियां हैं और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ेंगे। हमारे साथ कृष्णा गौर बीजेपी से विधायक और वरिष्ठ नेता जुड़ चुकी हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका कृष्णा जी, स्वागत करता हूं मैं आपका। हमारे साथ सैयद जाफर जुड़ चुके हैं जो कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं और इस पूरे मामले में याचिकाकर्ता भी रहे हैं और लगातार इस मामले को लेकर के वो सक्रिय रहे, स्वागत उनका भी करता हूं। और साथ ही साथ लोकेंद्र गुर्जर जुड़ चुके हैं, ओबीसी एकता मंच के अध्यक्ष, उनका भी मैं लोकेंद्र जी का भी स्वागत करता हूं। सबसे पहले कृष्णा जी आपके पास आता हूं। आज का दिन ऐतिहासिक मानते हैं आप, जिस तरह से, क्योंकि ये संकल्प ले लिया था शिवराज सिंह चौहान ने और अब कम से कम उसे कोर्ट से निकाल कर लेकर के आए जबकि इतनी अड़चने थी, तो आज जश्न का दिन है बीजेपी के लिए? बिल्कुल सही है, आज का दिन भारतीय जनता पार्टी के लिए जश्न का दिन है। जो संकल्प माननीय मुख्यमंत्री जी का हमारे नेतृत्व का था, वो संकल्प आज पूरा हुआ है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के इस ऐतिहासिक फैसले का हम सम्मान करते हैं, स्वागत करते हैं और उनके प्रति आभार भी व्यक्त करते हैं। वरना कांग्रेस ने तो पूरी प्रक्रिया इस प्रकार से की थी कि कहीं पूरे मध्य प्रदेश के पंचायत चुनाव में, निकाय चुनाव में ओबीसी को आरक्षण ना मिले। कोर्ट में गए, पिटीशन लगाया, स्टे लेकर आए, जबकि हमारी सरकार की मंशा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार की मंशा ये थी माननीय मुख्यमंत्री जी की कि हमारे प्रदेश में ओबीसी आरक्षण के साथ पंचायत और निकायों के चुनाव हो, और इस दृष्टि से चुनाव की घोषणा ही नहीं हुई थी बल्कि फॉर्म तक जमा होने लगे थे। लेकिन कांग्रेस ने जो षड्यंत्र किया उसकी वजह से चुनाव अवरुद्ध हुए। आज निश्चित रूप से कह सकती हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी का जो संकल्प था वो संकल्प फलीभूत हुआ है। मध्य प्रदेश में पुनः जब चुनाव पंचायत और निकायों के होने जा रहे हैं तो ओबीसी आरक्षण के साथ होने जा रहे हैं और उसके लिए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो दिशा निर्देश दिए गए थे उसका परिपालन हमारी सरकार ने किया, संकल्प के साथ किया, जिसका परिणाम आज इस ऐतिहासिक फैसले के रूप में हमें मिला है। मैं निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट के इस ऐतिहासिक फैसले का स्वागत करती हूं और हमारी सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रयासों को भी बहुत धन्यवाद देती हूं कि अगर उनके इतने सार्थक और ईमानदार प्रयास ना होते तो शायद कांग्रेस अपने षड्यंत्र में सफल हो गई होती। ठीक है सैयद जाफर जी, नवंबर लगभग 2021 से आप लोग लगे हुए हैं इसमें और खासतौर से आप, तो मैंने देखा कि कई बार इसे लेकर के जिस तरह से रोलर कोस्टर राइड आपके पूरे प्रकरण के दौरान ये होती रही और कई बार आपके अपने भी नाराज रहे इस पूरे मामले को लेकर, लेकिन लंबी लड़ाई, कैसे देखते हैं आप इसे और क्या आपको लगता है कि जिस मकसद से आप चले थे वो पूरा हुआ? क्योंकि कांग्रेस भी कहती है कि 27% संवैधानिक तरीके से आरक्षण कांग्रेस की वजह से मिल रहा है। देखिए, मैं बड़ा संक्षेप में कृष्णा जी की बात को जवाब दूंगा। आप सही जी, आपकी आवाज में कुछ तकनीकी दिक्कत है, मैं आपके पास आता हूं। पहले लोकेंद्र जी के पास आ जाता हूं। लोकेंद्र जी, मुझे ये बताइए कि 27% आरक्षण 14 से बढ़कर सीधा मिल गया और पहले आप लोग 27% आरक्षण की मांग कर रहे थे, अब 27% को हरी झंडी दे दी सुप्रीम कोर्ट ने, फिर भी आप लोग नाराज हैं और कह रहे हैं 21 मई को एमपी बंद करेंगे, क्यों? आप ये बताइए, मध्य प्रदेश में जिस तरीके से रिजर्वेशन की जो प्रक्रिया रहती है वो पहले आपको समझा चुका हूँ। जब पंचायत से इलेक्शन का रिजर्वेशन होता है तो वहां ना 27 फिक्स होता है ना ये रहता है। मैं सबसे पहले एसटी के लिए रिजर्वेशन किया जाता है। सपोज करिए जैसे झाबुआ जिला है, आदिवासी 50% है तो 50% पहले आदिवासी को दिया जाएगा, एसटी को। उसके बाद 20% एससी है तो फिर 20% एससी को दिया जाएगा। अब एसटी और एससी को मिलाकर 70% हो गया, मतलब 50 को क्रॉस कर गया तो ओबीसी का 0 रहेगा। अब बात करिए आप अपने बगल के धार जिले में, वहां पर एससी 20% है और एसटी 25% है, टोटल दोनों को मिला के 45% है। तो उस समय वहां क्या होता था, 50 से नीचे है तो 25% ओबीसी को दिया जाता था, ऐसा करके 70% जाता था। लेकिन अब क्या होगा, 50%
कैपिंग हो गई है, तो उसी धार जिले में 43 के बाद जो 5% बचा हुआ है वो ओबीसी का बचेगा। इसको 27% कहोगे? आप ये बताइए, पहले हमारे मध्य प्रदेश में 13 जिला पंचायत अध्यक्ष बनते थे, अब 4 जिला पंचायत अध्यक्ष बनेंगे। पहले हमारे जनपद अध्यक्ष बनते थे, अब 20 जनपद अध्यक्ष बनेंगे। मैं आऊंगा आपके पास लोकेंद्र जी, आपकी आवाज में भी दिक्कत है, हालांकि आप बहुत अच्छी जानकारी दे रहे हैं। मैं कोशिश करूंगा कि तकनीकी दिक्कत दूर हो, फिर आपके पास आऊं। इस बीच सैयद जाफर जी के पास आता हूं। जाफर जी, मुझे बताइए, क्या आपको लगता है, क्या आपकी मेहनत सफल हुई है? बीजेपी भी क्रेडिट ले रही है, कांग्रेस भी बोल रही है कि हमारे कारण, आखिर असलियत क्या है? ओबीसी को आरक्षण 27% पहले तो मिल पाएगा या नहीं, और मिलेगा तो श्रेय किससे जाता है? देखिए, श्रेय का तो यहाँ सवाल ही नहीं उठता और हमारी जीत का और हार का सवाल नहीं उठता। मैं कृष्णा गौर जी की बात को सुन रहा था। कृष्णा जी गौर कह रही थी कि कांग्रेस ने षड्यंत्र किया। कृष्णा गौर जी के नेता भारतीय जनता पार्टी के नरोत्तम मिश्रा जी, आदरणीय भूपेंद्र सिंह जी कहते हैं कि नाम लेके कहते हैं कि सैयद जाफर ने पाप किया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कृष्णा गौर जी कि जो नवंबर में मध्य प्रदेश में पंचायत के चुनाव हो रहे थे, जो 2014 के आरक्षण से और परिसीमन से आपकी सरकार कर रही थी, क्या वो संविधान के दायरे में था? क्या वो पंचायत एक्ट के नियम के अनुसार था? अगर भारत इस देश के अंदर भारतीय संविधान के हिसाब से बात करना अगर गुनाह है, तो मैं गुनहगार हूं, मैं पापी हूं। अगर हमने सुप्रीम कोर्ट में यह बात कही कि जो मध्य प्रदेश में पंचायत के चुनाव हो रहे हैं वो रोटेशन के आधार पर नहीं हो रहे हैं, जो भारतीय संविधान का उल्लंघन है, आपकी सरकार को समझ में नहीं आई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में हमको न्याय मिला और आपको पंचायत चुनाव कैंसिल करने पड़े। अब दूसरी बात, आप कहते हैं कि ओबीसी का आरक्षण कांग्रेस पार्टी की तरफ से, आप कहती हैं कि ओबीसी का आरक्षण सैयद जाफर जया ठाकुर की वजह से समाप्त हो गया। आप मुझे बताइए कि आपको जब सुप्रीम कोर्ट ने आपकी सरकार से कहा, 6 महीने पहले कहा कि आप ट्रिपल टेस्ट कराइए, और उस ट्रिपल टेस्ट कराने के लिए आपको आयोग का गठन करना है। कृष्णा गौर जी, मैं आपसे सीधा सवाल करता हूं, क्या आप उस आयोग की सदस्य हैं? आप ईमानदारी से बताइए कि आपने 6 महीने लगा दिए उस रिपोर्ट को बनाने के लिए, जो आपको 3 महीने में बनाना था, जो आपको 3 महीने में सुप्रीम कोर्ट में पेश करना था। उस ओबीसी आयोग की रिपोर्ट को आपको सरकार से सिफारिशें लागू कराना था, क्यों नहीं कराया आपने? और जब हम सुप्रीम कोर्ट में उसी संविधान की धाराओं के अंतर्गत गए कि 5 साल से ज्यादा किसी भी सरपंच को, किसी भी जिला पंचायत के अध्यक्ष को, जनपद के अध्यक्ष को 5 साल से ज्यादा का कार्यकाल नहीं मिल सकता, विपरीत परिस्थितियों में 5.5 साल का मिल सकता है। आपने 8.5 साल से सरपंच बना के रखे, आपने चुनाव नहीं कराए, हमको मजबूरी में सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने 6 तारीख को हमारे हक में फैसला दिया, आपको निर्देश किया कि जाइए आप ट्रिपल टेस्ट रिपोर्ट कराइए और चुनाव की घोषणा कीजिए। अगर हम गलत होते तो हमारी याचिका पर चुनाव की घोषणा नहीं होती। आप गलत थे, आपके आयोग की रिपोर्ट आप समय पे नहीं दे पा रहे थे, इसलिए मध्य प्रदेश में ओबीसी का आरक्षण समाप्त हुआ। मैं आपसे अभिलाष एक बहुत महत्वपूर्ण बात यहां करना चाहता हूं। आज मध्य प्रदेश की सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है। इनका हाल वैसे ही हो गया कि एक बच्चा फेल हो गया और शिवराज सिंह सरकार जो ने योजना चलाई है 10वीं और में कि आप अगर फेल हो जाओ तो आपको रुको और पढ़ लो योजना के अंतर्गत सप्लीमेंट्री 4 विषय में मिल जाएगी, आप पास हो जाना। आप ईमानदारी से बताइए कृष्णा गौर जी कि आपकी सरकार 10 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में हारी कि नहीं हारी? ठीक है सैयद जी, आयोग की रिपोर्ट जाफर जी आता हूं आपके पास, जाफर जी आपके पास दोबारा आता हूं। अभी मैं एक बार जरा लोकेंद्र जी के पास चलूं, बहुत अच्छी महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे थे। जाफर जी आ रहा हूं आपके पास। लोकेंद्र जी मुझे बताइए, आप जो बता रहे थे कि पहले 13 जिला पंचायत अध्यक्ष बनते थे ओबीसी से, अब 5 या 4 बनेंगे, वो जो जानकारी आप दे रहे हैं वो जरा मेरे दर्शकों को आसान भाषा में समझाइए, कैसे नुकसान हुआ सर? समझाता हूँ कि सबसे पहले जो पंचायत का जो रिजर्वेशन होता है उसकी प्रक्रिया बहुत अलग है। सबसे पहले वहाँ पर एसटी वर्ग के लिए रिजर्वेशन किया जाता है। मानिए कि झाबुआ में 50% यदि आदिवासी हैं, एसटी हैं, तो सबसे पहले 50% सीटें आदिवासी के लिए रिजर्व की जाएंगी। फिर उसके बाद 20% एसटी है तो उसके लिए 20% करी जाएंगी। क्योंकि मामला 50% से ऊपर हो जाता है तो उस जिले में ओबीसी को 0 सीटें रहेंगी। अब वहीं आप धार में आ जाइए, धार में यदि एसटी 20% है और एसटी 25% है तो टोटल 45% होता था।
अब 43 से 50 से कम है। ऐसी स्थिति में पहले ओबीसी को 25% रिजर्वेशन अलग से दिया जाता था, तो हमारी सीटें ज्यादा रहती थी। लेकिन अब 50% की कैपिंग कर दी है, तो हमको मात्र 5% रिजर्वेशन मिलेगा उस धार जिले में। ठीक है। अब मैं आपको बता रहा था जिला पंचायत जनपद की जानकारी। इस मध्य प्रदेश में पहले हमारे 13 जिला पंचायत अध्यक्ष हुआ करते थे ओबीसी के, अब 4 होंगे। पहले ओबीसी के 56 जनपद अध्यक्ष होते थे, अब 30 होंगे। पहले इस मध्य प्रदेश में जिला पंचायत के 180 सदस्य होते थे, अब 102 होंगे। पहले इस मध्य प्रदेश में 1270 जनपद सदस्य होते थे, अब 791 होंगे। पहले इस मध्य प्रदेश में 4295 सरपंच होते थे, अब इस प्रदेश में 2985 सरपंच होंगे। आप ये बताइए ओबीसी का रिजर्वेशन मिला या कम हुआ है? आप ही तय कर दीजिए इसमें, बताइए कि ओबीसी का रिजर्वेशन बढ़ा या कम हुआ है। यदि आप कम से कम हमको ज्यादा बढ़ाकर रिजर्वेशन नहीं दे सकते थे, तो कम से कम हमारे लिए पहले जो लागू था वही दे देते। अरे 50% कैपिंग सिर्फ एजुकेशन और उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने बात करी थी। इलेक्शन सिस्टम में कभी 50% की कैपिंग नहीं थी। सरकार को चाहिए कि पहले 50% की कैपिंग हटना चाहिए, और जिस तरीके से हमको रिजर्वेशन 25% मिलता आया था वो मिलना चाहिए। नहीं तो ओबीसी वर्ग इस मध्य प्रदेश में विद्रोह करेगा और अपने हक अधिकार के लिए लड़ेगा, तो उसके लिए जिम्मेदार कौन होगा वो वक्त बताएगा। अच्छा, आप मुझे बताइए, आज लोकेंद्र जी एक बड़ी ओबीसी महासभा की बैठक हुई जिसमें सभी लोग जुड़े थे, क्या फैसला हुआ है उसमें और क्या करने जा रहे हैं आगे आप? हमारा 21 तारीख को मध्य प्रदेश बंद का आह्वान है। वो हम मध्य प्रदेश बड़ी ताकत से 21 को हम मध्य प्रदेश बंद करेंगे और अपने हक अधिकार की बात पहुंचाएंगे। इसमें आयोग की सदस्य कृष्णा गौर जी बैठी हुई हैं। मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि आप क्योंकि उस आयोग की सदस्य हैं और ओबीसी के लिए आप बहुत अच्छा सोचती भी हैं, मेरा आपसे अनुरोध है कि आप पुनः सुप्रीम कोर्ट जाइए और 50% की एक कैपिंग हटवाइए, जिससे ओबीसी वर्ग का सच में भला होगा। तो हमको पहले जो सीटें मिलती थी उतनी मिलेंगी। ठीक है सर। नहीं तो ओबीसी। कृष्णा जी देखिए, यहाँ पर दो बड़े बिंदु निकल कर आए हैं। एक तो यह कि 27% आरक्षण तो मिल गया, लेकिन 50% की जो कैपिंग लग गई है उससे ओबीसी वर्ग को सबसे ज्यादा नुकसान हो जाएगा, इस बात का उनको डर है। और ये पूरा मामला ही चूंकि ओबीसी के लिए हो रहा था, वर्ग के लिए हो रहा था। ओबीसी महासभा एक ऐसा संगठन है जिसमें ओबीसी वर्ग के कई स्थानीय संगठन, करीब 80 से ज्यादा संगठन इकट्ठा होकर के इस पूरे मामले को डील कर रहे हैं। अब वो कह रहे हैं कि आपने नुकसान करा दिया। अब क्या फॉर्मूला होगा, जो अरुण यादव भी पूछ रहे हैं? कृष्णा जी बताइए मुझे। हाँ, निश्चित रूप से मैं शहीद जाफर जी और लोकेंद्र जी दोनों की बातों का जवाब दूंगी। शहीद जी से कहना चाहूंगी कि थोड़ा धैर्य से आप सुनेंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा, क्योंकि मैंने आपकी बात बहुत धैर्य से सुनी है और मैं आपकी हर बात का जवाब दूंगी और बहुत तथ्यों के साथ जवाब दूंगी। सबसे पहले शहीद जी मैं आपको बताना चाहूंगी कि 2018 में जब दुर्भाग्य से आपकी सरकार मध्य प्रदेश में बनी और 19 में जब चुनाव कराने चाहिए थे, तब आपने चुनाव नहीं कराए। जब हमारी सरकार वापस बनी मध्य प्रदेश में, उस समय 2 साल के लिए कोविड आया और चुनाव अवरुद्ध हुए। लेकिन जैसे ही परिस्थितियां सामान्य हुई, हमने पुनः चुनाव कराने की घोषणा की। चुनाव की घोषणा हो गई, सारी प्रक्रिया प्रारंभ हो गई और उस समय आप कोर्ट में चले गए। जब हमारे पूर्व के चुनाव भी इसी आरक्षण पर हुए थे, आपको ऐसी कौन सी जल्दीबाजी थी या कौन सी ऐसी आफत आई थी कि आप कोर्ट गए? कोर्ट से आपने स्टे लिया और ना चाहते हुए भी कोर्ट ने हमारे खिलाफ एक डिसीजन दिया कि आप बिना आरक्षण के चुनाव कराएं। हमने निश्चित रूप से यह संकल्प लिया कि हम ये लड़ाई लड़ेंगे। मध्य प्रदेश में पंचायतों के निकायों के चुनाव बिना आरक्षण के नहीं होंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी का ये संकल्प था और उस समय कोर्ट ने जब ये दिशा निर्देश दिए और उन्होंने ये कहा कि आप ट्रिपल टेस्ट के बाद ही कोई हम निर्णय लेंगे, आप ट्रिपल टेस्ट की प्रक्रिया को अपनाओ। हमारी सरकार ने बिना एक क्षण की देरी लगाए ट्रिपल टेस्ट के लिए की प्रक्रिया को प्रारंभ किया। यहाँ मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग का गठन किया गया। पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग ने पूरे प्रदेश के सभी जिलों में घूमकर सर्वेक्षण किया। मतदाता सूचियों के आधार पर ओबीसी की संख्या हमने निकाली, जिसके आधार पर 48% आबादी मध्य प्रदेश में ओबीसी वर्ग की निकल कर आई और हमने 35% रिजर्वेशन प्रस्तावित किया। आपने तो मात्र 27% मांगा, हम तो 35% की बात कर रहे हैं। उसमें भी आपको विचार करना चाहिए कि आप किस प्रकार से गुमराह करने का काम कर रहे हैं। दूसरी बात, आपने कहा कि चुनाव
हम जितना कह रहे थे उतने आधार पर चुनाव नहीं हुए। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपने ओबीसी के साथ जो कुठाराघात किया है जिस प्रकार से, आज निश्चित रूप से अगर आप व्यवधान नहीं डालते तो चुनाव हो गए होते, हमारी सारी प्रक्रिया का पालन हो गया होता। हमारे जिला पंचायतों के चुनाव में जिला पंचायत, जनपद पंचायत, त्रिस्तरीय चुनाव हो चुके होते। और दूसरी बात मैं कहना चाहूंगी कि इस प्रदेश की ओबीसी के आबादी के साथ आपने जो किया है वो कभी ओबीसी वर्ग भूल नहीं पाएगा। आप याद करिए जब 2018 में आपकी सरकार थी, आपने क्या किया था। हम जानते हैं कि एमपीपीएससी की जितनी भर्तियां होती है वो एमपीपीएससी भर्ती नियम परीक्षा अधिनियम 2015 के मान से होती है, जिसके अनुसार ये तय था कि जो एसटी, एससी और ओबीसी के मेरिटोरियस छात्र हैं उन छात्रों का प्रारंभिक मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार में जो अनारक्षित सीटें उन पर समायोजन होता था। लेकिन आपकी सरकार ने इसमें संशोधन करके ओबीसी वर्ग के छात्रों के अधिकार को छीनने का काम किया था। आपने सिर्फ साक्षात्कार लोकेंद्र जी की चिंताओं के बारे में भी कुछ बताइए। कृष्णा जी वो जो कह रहे हैं कि कैसे वो फॉर्मूला क्या होगा, निश्चित रूप से मैं लोकेंद्र जी की बात पर भी मैं बिल्कुल मैं जवाब दूंगी। और लोकेंद्र जी ने बिल्कुल सही कहा कि हमारी जो सीटें इतनी संख्या में ओबीसी की मध्य प्रदेश में, चाहे पंचायत चुनाव हो चाहे नगरीय निकाय हो, जो मिलती थी वो शायद अब उतनी नहीं मिल पाएगी, क्योंकि हमें संविधान के दायरे में 50% कैपिंग को मानना है। और निश्चित रूप से हमारी सबसे पहली कोशिश यही थी कि जो कोर्ट ने निर्देश दिए थे बिना ओबीसी आरक्षण के चुनाव कराने के, सबसे पहले तो हम अपनी पुनर्विचार याचिका के माध्यम से उनको अपने इस फैसले पर पुनर्विचार करने के लिए बाध्य करें। और निश्चित रूप से मैं कह सकती हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस प्रकार से विधिवेत्ताओं से विचार विमर्श किया, जिस प्रकार से सॉलिसिटर जनरल हमारे मुख्यमंत्री जी से विमर्श करने के बाद जो पहल उन्होंने की थी पुनर्विचार याचिका की, उसके बाद कम से कम इतना तो हुआ कि कांग्रेस के वो षड्यंत्र को दरकिनार करके फिर से मध्य प्रदेश में जो चुनाव हो रहे हैं वो ओबीसी आरक्षण के साथ हो रहे हैं। एक बात तो हमारी ये तय हो गई, 50% आरक्षण से ज्यादा आरक्षण नहीं होगा। मैं लोकेंद्र जी की बात का 1 मिनट जवाब दे दूं। 50% आरक्षण से ज्यादा हम आरक्षण नहीं दे सकते, ये बात बिल्कुल सच है, क्योंकि हमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिए। लेकिन हमने जो पुनर्विचार याचिका में जो रिव्यू पिटीशन दायर की उसमें ये स्पष्ट किया था कि हम आबादी के मान से रिजर्वेशन देंगे। हमारी सरकार अब यह तैयारी कर रही है कि जिस जिले में ज्यादा संख्या या जिस निकाय में ज्यादा संख्या ओबीसी की है वहाँ उस मान के अनुसार हम रिजर्वेशन देंगे। और इस मान से यदि हमारे कुछ जिले ऐसे हैं जहाँ पर ओबीसी की आबादी बहुत अधिक है, वहाँ निश्चित रूप से ओबीसी रिजर्वेशन का परसेंटेज बढ़ेगा। और इस मान से कहीं हमारे 35% से भी ज्यादा रिजर्वेशन आप दे सकेंगे। ठीक है, कई जिलों में निश्चित रूप से हम मानते हैं हमारी आबादी नहीं है। हर्ष यादव जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, पूर्व मंत्री। हर्ष जी मुझे ये बताइए, बीजेपी की जीत है, कांग्रेस की जीत है, ओबीसी के साथ छलावा हुआ है, ओबीसी के लिए बड़ी सौगात है, बहुत कंफ्यूजन है। हर्ष जी कुछ क्लियर कीजिए कि आखिर ये फायदा किसको पहुंच रहा है। इससे के माध्यम से पूछना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से कि लगातार 15 साल भारतीय जनता पार्टी के चेहरे रहे ओबीसी के नेता, ये ऐतिहासिक निर्णय यदि किसी ने लिया था तो वो ठीक एक ऐसा नेता जिसने मध्य प्रदेश में 27% आरक्षण देने का काम किया था, तो कांग्रेस के नेता थे कमलनाथ जी, कांग्रेस पार्टी थी। इसके पहले अपने गिरेबान में झांक के तो देखें ओबीसी के लिए कब सोचा उन्होंने। यदि 27% कमलनाथ जी ने आरक्षण दिया तो इतिहास निर्णय था। और यदि आज भारतीय जनता पार्टी दबाव में आकर, कांग्रेस पार्टी के दबाव में आकर जो बातें कर रही है, मगरमच्छ के आंसू बहा रही है, खुशियां मना रही है, कहीं ना कहीं ये सबके सामने आ चुका है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का चेहरा से उजागर हुआ है, ओबीसी विरोधी चेहरा, आम आदमी के चेहरे के सामने ये बात समझ में आ चुकी है कि ओबीसी की बात करने वाले चाहे शिवराज सिंह जी हों, चाहे इसके पहले उमा भारती रही हों, चाहे हमारे नेता पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल गौर साहब हों, इन्होंने ओबीसी के लिए वो काम नहीं किया जो कांग्रेस पार्टी के नेता कमलनाथ जी ने किया। निश्चित रूप से आज ओबीसी अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी की वो नीतियां जो कहीं ना कहीं ओबीसी विरोधी रही हैं, आज ये खुशियां मना रहे हैं। खुशियां मैं तब मानूंगा जब हमें 14% की जगह 27% आरक्षण मिले, तब मानूंगा कि मैं आप लोगों ने हमारे लिए हक दिया है। ठीक है, ये तो मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। आप जुड़े रहिए हमारे साथ। रामेश्वर ठाकुर जी भी आ चुके हैं जो अधिवक्ता है और इस पूरे मामले को उन्होंने हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट हर जगह देखा है, तकनीकी पहलू समझे हैं। रामेश्वर ठाकुर जी मुझे बताइए, 50% की कैपिंग के बाद
ओबीसी के पंचायत में अवसर बढ़ेंगे या घटेंगे? सबसे बड़ा सवाल आज का यही है। सर, पंचायत में अवसर कम होंगे क्योंकि जो पिछले बार चुनाव में ओबीसी को रिजर्वेशन था, जो सीटें थी लगभग 25% थी। अब मान के चले कि अब 14% तक ही सीमित रह पाएंगी क्योंकि इसमें राइडर लगा दिया गया है। क्योंकि राइडर मैं एक उल्लेख करना चाहूंगा कि संविधान में कहीं भी ये व्यवस्था नहीं है, कोई भी आर्टिकल नहीं है कि जो 50% की सीमा फिक्स करता है। विधायिका को स्पेसिफिक रूप से एम्पावर्ड किया गया है। कितना होगा एक विधायिका निर्धारित कर, और जो 50% के कैप की बात आई थी वो आई थी इंदिरा बालाजी वाले केस से 93 में, वो भी नौकरियों में आरक्षण वाली बात आई थी कि 50% हमको मेरिटोरियस चाहिए ताकि जो सिस्टम को चलाए। लेकिन वो धीरे धीरे यहाँ पे भी सुप्रीम कोर्ट द्वारा राइडर लगा दिया गया है। तो मैं तो इतना कहूंगा कि राइट अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, असंवैधानिक है। राइडर से संबंधित संविधान में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो रामेश्वर जी, क्या सरकार के पास विकल्प है कि एक बार फिर कोर्ट के पास जाया जाए इस मामले को लेकर? सरकार को कोर्ट में जाने के बजाय सरकार खुद एम्पावर्ड है कॉन्स्टिट्यूशन के तहत। कोर्ट से ज्यादा पावर है हाई का कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का कोई भी जजमेंट विधायिका पे बाइंडिंग नहीं होता है। आर्टिकल 141 के तहत वो बाइंडिंग होता है लोअर जुडिशरी पे। संविधान संशोधन हुए हैं सुप्रीम कोर्ट के जजमेंटों के प्रभाव को खत्म करने के लिए हुए। जो रिसेंटली अमेंडमेंट हुआ है 105 का संविधान संशोधन, ये भी मराठा आरक्षण में सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया है, उसको निष्प्रभावी करने के लिए 105 का संविधान संशोधन हुआ। ठीक है, तो एक घटना की सुप्रीम कोर्ट विधायिका को सुपरसीड नहीं कर सकता है। रिजर्वेशन कितना होगा, कैसे होगा, ये विधायिका निर्धारित करेगी, ना कि सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट निर्धारित करेगा। ठीक है, मैं ये आता हूं सैयद जाफर जी, मुझे ये बताइए तो क्या आप कांग्रेस मांग करेगी कि कोर्ट के इस आदेश पर 50% की कैपिंग को हटाने के लिए विधायिका विधानसभा में जो भी प्रस्ताव लाना है उससे पहले ला करके रास्ता साफ कर दिया जाए ताकि कम से कम 27% आरक्षण ओबीसी को मिले? देखिए, मैं फिर एक बात को दोहराना चाहता हूं। मैं कृष्णा गौर जी की बात को पुनः वापस ले जाना चाहता हूं कि कृष्णा गौर जी, आप फिर अपनी गलतियों को छुपाने के लिए आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। समय आपको सुप्रीम कोर्ट ने पुरानी गलतियां किसकी छोड़िए ना सर, अभी बताइए ओबीसी को 27% आरक्षण कैसे मिलेगा? सैयद जाफर जी, आप तो लंबी लड़ाई लड़ते रहे, आप मुझे बताइए, आप जैसे बता रहे हैं रामेश्वर जी की, देखिए फिर मैं रामेश्वर ठाकुर जी की मैं रामेश्वर जी, देखिए मैं बिल्कुल रामेश्वर ठाकुर जी की बात से सहमत हूं और इस बात का उल्लेख हमने सुप्रीम कोर्ट में भी कहा है और अपने बयानों में भी कहा है कि जो मध्य प्रदेश की सरकार है उसके पास भारतीय संविधान के अनुसार पूरे अधिकार हैं कि वो ओबीसी आरक्षण देने के लिए इस 50% की कैपिंग को तोड़ सकती है। जैसा कि कमलनाथ जी की सरकार ने शैक्षणिक और रोजगार के लिए 14% से बढ़ाकर 27% किया था। लोकेंद्र जी, क्या यही रास्ता दिख रहा है आपको कि 27% आरक्षण मिनिमम अगर है तो वो विधायिका के रास्ते ही मिल पाएगा? आप बहुत संक्षेप में लोकेंद्र जी। 27% आरक्षण मिनिमम अगर चाहिए तो विधायिका में जो भी काम होना है, जो भी संशोधन होना है, जो भी प्रस्ताव होने हैं वो जल्द से जल्द लाया जाए, क्या यही मांग है आपकी? बिल्कुल बिल्कुल, हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द सरकार और विपक्ष दोनों मिलके, बातें तो दोनों करते हैं लेकिन हकीकत में कौन करता है ये वक्त बताएगा। हम तो दोनों से मांग करते हैं कि आप दोनों ओबीसी वर्ग के लिए, इस मध्य प्रदेश की आधी आबादी के लिए, उसके हक अधिकार के लिए आप लोग आगे आइए। और कृष्णा जी, मुझे बताइए, क्या विधानसभा में दोनों पक्ष मिलकर के आएंगे आगे, या कम से कम इस चुनाव को लेकर के तो तारीखों का भी बता दिया है, लिमिटेशन है, तो ये इस चुनाव में हम उम्मीद ना करें कि ये संशोधन हो पाएंगे या प्रस्ताव आ पाएंगे? देखिए, निश्चित रूप से चूंकि सर्वोच्च न्यायालय का फैसला है और उसको मान्य करना हमारी नैतिक जिम्मेदारी है और इस दृष्टि से चुनाव तो होंगे जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिए उसके आधार पर। लेकिन ये बात निश्चित रूप से सही है कि हमारी लड़ाई निरंतर जारी रहेगी। भारतीय जनता पार्टी संकल्पित है कि ओबीसी वर्ग को न्याय मिले, सामाजिक समरसता के साथ न्याय मिले, और इस दृष्टि से माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो संकल्प लिया है उस संकल्प को हमारी सरकार निश्चित रूप से पूरा करेगी। ठीक है, तो जीत हुई है बीजेपी सरकार की, ये कहा गया।
ओबीसी वर्ग नाराज है। कांग्रेस कह रही है कि यह अधूरी जीत है और जाहिर सी बात है कि कानून के जानकार भी बताते हैं कि इसका रास्ता खुद सरकार के पास है। अब ओबीसी वर्ग को वाकई में उनका हक कब मिल पाएगा या ये चुनाव एक बार फिर उन्हें छल जाएगा, इस पर सबकी निगाहें होंगी। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया हर्ष यादव जी, कृष्णा गौर जी, सैयद जाफर जी, लोकेंद्र गुर्जर जी और रामेश्वर ठाकुर जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तमाम मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। तमाम दर्शकों को नमस्कार।